दोस्तों डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स के अंदर लगने वाली या फ्री डिश सेटअप बॉक्स के अंदर लगने वाली ये वाली सप्लाई तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। हो सकता है आप लोगों ने कभी ना कभी इसको रिपेयर भी किया होगा अगर आप इस फील्ड पे हैं तो, या फिर हो सकता है आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कभी ना कभी किसी और कामों के लिए भी किया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी आउटपुट वोल्टेज हमें मिलती हैं जो अलग अलग चीजों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस सप्लाई के अंदर एक ऐसी चीज छुपी हुई है जो बहुत लोगों को हो सकता है पता हो और हो सकता है नहीं भी पता हो। लगभग 80% लोगों को ये चीज नहीं पता है। एक ऐसी जानकारी जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वो आप ध्यान से करना। अब इस सप्लाई के अंदर एक देखिए आउटपुट जो इसका सेक्शन होता है, जो सेकेंडरी सेक्शन होता है, आप कोई भी सप्लाई को उठा दीजिए, ये इंडियन ले लीजिए या चाइनीज ले लीजिए या ये वाली सप्लाई ले लीजिए, तीन अलग अलग ली है, ठीक है। सभी में यहां पर इस सेक्शन में इधर पर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। थोड़ा सा ध्यान से आप इस ट्रांजिस्टर का नंबर पढ़िए। असल में एक ट्रांजिस्टर नहीं है, ये एक एडजस्टेबल जेनर डायोड है। अब आप लोग तो सोच रहे होंगे कि यार जेनर डायोड तो इस टाइप की होती है। जी हाँ, ये जेनर डायोड होती है, ये फिक्स वैल्यू जेनर डायोड है। लेकिन ये जो है ये एडजस्टेबल जेनर डायोड है, जिसे ट्रांजिस्टर की ही शेप में बनाया गया है। आप में से बहुत लोगों को आज ही पता चला होगा कि ये एक एडजस्टेबल जेनर डायोड है। बाकी डिटेल्स के लिए इसके नंबर को आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। TL431 इसका नंबर होता है। आप में से कितने लोगों को आज पता चला कि ये एक जेनर डायोड है, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बहुत पहले बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको सर्च करने पर नहीं मिलती है तो फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें और सारी जानकारी इसमें मैं ऐड कर दूंगा। इसी जेनर डायोड का यहाँ पर क्या काम होता है और क्या हम इस एसएमपीएस को हैक करके इसकी वोल्टेज को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं, इस वीडियो में आपको बता दें। और इस वीडियो में खास जानकारी इसी टॉपिक पर है। इसी चीज पर हम एक अलग कंपोनेंट ऐड करने वाले हैं जिसमें इसकी वोल्टेज को हम यहां पर हैक करने वाले हैं। जैसे आपको पता है इसमें अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होती है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट आउटपुट होती है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट। अब यहाँ पर बहुत बार हमने आपको बताया है कि जब इसकी वोल्टेज में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पर जैसे सपोज यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर आउटपुट में नहीं मिल रही है, तो इन कैपेसिटर्स को या फिर यहाँ पर लगने वाले ये जो शॉर्टकी डायोड्स हैं, इनको हम रिप्लेस करके इसकी जो वोल्टेज में प्रॉब्लम्स आ रही है उनको उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। या फिर मेन कैपेसिटर की यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से सभी वोल्टेज दिक्कत करती हैं, ये बताया गया है। जैसे कि बहुत बार हमने आपको बताया है कि जैसे वोल्टेज कभी कभी क्या होता है ना, किसी में आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज मिल जाती है और किसी में नहीं मिल पा रही है। ऐसी कंडीशन में हमारी यहाँ पर आउटपुट में ये डायोड्स वगैरह शॉर्ट होती है, इसकी वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जब वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर वो ट्रिक भी आप कर सकते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लियर। अगर इस पार्ट को आपने स्किप कर लिया तो प्लीज स्किप मत करना, पहले ये पूरा सुन लेना। जो चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं वहां पर आपको आउटपुट में सभी कैपेसिटर को चेंज कर लेना है। लगभग 100 वोल्ट के कैपेसिटर आपने आउटपुट में लगाने हैं। लगभग 100 वोल्ट के सभी के लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज यहां पर करूंगा वहां पर आपको आउटपुट में वोल्टेज बढ़ के मिलने वाली है। जी हाँ, आपको इसमें लगभग 50 वोल्ट तक भी आउटपुट में मिलेगी। तो कैपेसिटर को रिप्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कैपेसिटर फट सकते हैं जो आपके एसएमपीएस में ऑलरेडी लगे होंगे। ये एक बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज सेफ्टी के साथ करना। और जो मैंने आपको बताया ना कैपेसिटर, ये जरूर रिप्लेस कर लेना। जितने भी होंगे सभी में 100 वोल्ट के डाल देना, 220 माइक्रोफैरेड डाल दो, या फिर आप इसमें वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, लेकिन 100 वोल्ट से नीचे मत लेना, ठीक है। सभी 100 वोल्ट के रिप्लेस कर लेना। अब एक करके मैं बताऊंगा कि इतने इतने करने, तो नहीं, डायरेक्ट 100 वोल्ट के ही सभी कैपेसिटर आप चेंज कर लो। अब यहाँ पर मैं इस एसएमपीएस में पहले वायरिंग करता हूँ और आपको आउटपुट वोल्टेज इसकी चेक करवाता हूँ। चलिए मैं पहले इसकी वायरिंग करता हूँ और इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करवाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर सभी कैपेसिटर चेंज तो नहीं करे हैं, सिर्फ मैं कुछ ही सेकेंड के लिए यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। मतलब चेंज नहीं करते हैं तो कैपेसिटर फट जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं इसकी वायरिंग मैंने कर ली है, और जैसे कि आपको पता है कि आउटपुट में कितनी कितनी वोल्टेज देता है, फिर भी आपको एक बार कंफर्म दिखा देता हूं। मैं इसको मैं ग्राउंड कर लेता हूं। सबसे पहले ग्राउंड में जहां पर भी मिल रहा है वहां पर इसको मैं सोल्डिंग कर लेता हूं। तो ये सेकेंड वाला और यहाँ से सेकेंड वाला हमारा ग्राउंड का होता है, तो इसको हमने ग्राउंड कर लिया है। अब इसके बाद देखिए ये चिमटी मैंने ले ली है
और इस तरीके से मैं सभी में टच करते जाऊंगा, आप यहाँ पर वोल्टेज देखते जाइएगा। ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर आप इसमें देखिएगा। सबसे पहले इसमें चेक करवाते हैं आपको वोल्टेज 4.8 वोल्ट, ये 5 वोल्ट वाला पॉइंट है। इसके बाद थर्ड नंबर की पिन पे हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमें थोड़ा सी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ये 21 से 25 वोल्ट तक का है, इसमें 22 वोल्ट हमें मिल रही है। इसके बाद हमें 12-13 वोल्ट समथिंग मिलनी चाहिए, देखिए 13 वोल्ट मिल रही है। और सबसे लास्ट में हमें 3.3 वोल्ट की समथिंग मिलनी चाहिए, जो कि चलिए 3.4 वोल्ट है, 1 वोल्ट थोड़ा बढ़ के ही आती है। अब जब लोड में लगेगा तो फिर मेंटेन हो जाती है वोल्टेज। तो लगभग सभी वोल्टेज यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं कहीं पर भी सोल्डरिंग कर लेता हूँ, किसी भी वोल्टेज वाले में सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो जैसे चलिए हम इसको कर लेते हैं इसी में कर लेते हैं, कितना वोल्टेज है 13 वोल्ट, 12-13 वोल्ट वाले में इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 13 वोल्ट यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब मैं किसी एक जगह पर इस चिमटी को लगा के किसी कंपोनेंट को शॉर्ट करूंगा और यहाँ पर आप वोल्टेज देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज गड़बड़ हो जाएगी। देखिए 13.5 था ना, 13 पॉइंट यहाँ पर कितना हो गया, देखो ध्यान से देखो 13 पॉइंट्स, ये देखिए मुझे लगता है कि शॉर्ट करने से भी काम नहीं बनेगा, तो इसमें हाँ 14 वोल्ट यहाँ पर हो गया। देखिए चिमटी सही तरीके से टच नहीं थी, तो मैंने चिमटी यहाँ पर एक जगह पर टच करी और यहाँ पर वोल्टेज गड़बड़ हो गई, बढ़ गई थोड़ा सा। अब चलिए इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, या इसको मैं ऊपर से पावर से डिस्कनेक्ट करता हूँ, अब आपको समझा देता हूँ। देखिए इस एसएमपीएस में ये TL431 जो यहाँ पर जेनर डायोड लगती है। अब जेनर डायोड में 3 पिन है, देखिए वैसे तो 2 पिन होती है, एनोड कैथोड, बट इसमें 3 पिन इसलिए होती है क्योंकि फर्स्ट वाली इसकी रेफरेंस की होती है, दूसरी एनोड की होती है, तीसरी कैथोड की होती है। ध्यान से देखना, ये इसकी रेफरेंस पिन होती है या ट्रिगर पिन आप कह सकते हैं, और बीच वाली इसकी एनोड होती है, ये वाली कैथोड। यानी कि जैसे सभी में होता है एनोड और कैथोड, इसमें वही है, लेकिन एक पिन एक्स्ट्रा दी गई है जो इसको ट्रिगर करने के लिए है, इसकी रेफरेंस पिन है। अब इसी पिन को हम यहाँ पर इसी पिन को हैक करके इसकी वोल्टेज को हम वो कर सकते हैं। अभी जो एडजस्टेबल जेनर होता है, इसकी भी एक वो होता है, एक इसकी लिमिट होती है, इतने वोल्ट से इतने वोल्ट तक ये होना। वैसे 1 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक इसकी एक लिमिट होती है, इसको कितने भी वोल्ट का बीच में आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसकी जगह पे एक लगाने वाले हैं, क्या, ये हमारा 47 किलो ओम्स का एक टोन या पोटेंशियोमीटर। इसकी जगह आप प्रीसेट ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए इसको लगाया है, आप प्रीसेट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एडजस्टेबल जेनर है, इसकी फर्स्ट पिन पे एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस को आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ओपन कर लेना, मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है इसे, तो इस तरीके से ओपन कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं जो फर्स्ट वाली पिन के साथ में कनेक्ट है। तीनों रेजिस्टेंस फर्स्ट वाली पिन के ही साथ में कनेक्ट होती है, बट एक रेजिस्टेंस ऐसी होगी जो यहाँ पर फर्स्ट वाली पिन के साथ कनेक्ट तो है, लेकिन उस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा हमारा इस बड़ी डायोड के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बड़ी डायोड के साथ में जुड़ा है इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, तो उस रेजिस्टेंस को आपने काटना है या हटाना है, जिसका दूसरा सिरा ये बड़ी वाली डायोड के साथ में कनेक्ट है। समझ गए बस। अब इसकी जगह पे आप इस तरीके से आप प्रीसेट लगाइएगा। ये तो पोटेंशियोमीटर मैंने लिया, लेकिन प्रीसेट आपको लगाना है। ये यहाँ पर तो फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस लगी हुई है, बट हम इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से चेंज करेंगे तो वहाँ पर वोल्टेज में काफी डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जस्ट उसके ऊपर ही हम यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर देंगे। उस रेजिस्टेंस को हमने हटा लिया है और उसी के ऊपर हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से सोल्डरिंग कर दिया है। देखिए अब यहाँ पर और हाँ, इसमें जो कनेक्शन होंगे ये फर्स्ट वाली पिन को आप हटा देना और सेकेंड और थर्ड में इस तरीके से कनेक्शन करने हैं। एम्पलीफायर में कनेक्शन इसमें फर्स्ट दूसरे से होते हैं, बट एम्पलीफायर और इसमें अंतर है। एम्पलीफायर में बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन यहाँ पर मैं उल्टे कनेक्शन करे हैं जो कि बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का बढ़ेगा। तो फर्स्ट वाली पिन के साथ कोई नाता नहीं है, सेकेंड और थर्ड के साथ में कोई सी भी वायर कहीं पर भी आप इस तरीके से जोड़, यानी इसको हमने एक रेजिस्टेंस के तौर पे लिया। अब इसमें वॉल्यूम बिल्कुल कम कर देंगे और हम इसको ऑन करेंगे। और ध्यान रखना, आउटपुट में जो आपको कैपेसिटर मिल रहे हैं ना, सारे के सारे वो चेंज करने हैं। मैंने चेंज नहीं करे हैं, लेकिन मैं कुछ ही सेकंड से दिखाऊंगा, यानी कि फटने वाली नौबत तक मैं इसकी वोल्टेज को नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखिए ऑन कर दिया, तो वोल्टेज कितनी आ रही है देखिए। अभी हमने सिर्फ इसको 12 वोल्ट वाले टर्मिनल पे जोड़ा हुआ है, बाकी अदर भी आपको दिखाऊंगा।
तो देखिए अभी 12 वोल्ट में दिखा रहा है। अब जैसे जैसे हम इसको घुमा के देखिए बढ़ा रहे हैं ना, वोल्टेज बढ़ते जा रही है। ये देखिए बढ़ते जा रही है, 13-14 पहुंच गई। चलिए मैं एकाएक वोल्टेज बढ़ाता हूँ, फिर कम कर दूंगा, क्योंकि कंटिन्यू अगर इसको रखूंगा तो हमारे जो कैपेसिटर्स हैं वो फट जाएंगे। तो कुछ सेकंड के लिए देखना। ये देखिए कहां तक पहुंची वोल्टेज, आपने देखा होगा। ये देखिए 33, करीब करीब 33 तक पहुंच गई थी। अभी कम होगा क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ऑफ कर लिया। यानी कि इसको ट्रिगर, जो उसका ट्रिगर है उसको हमने हैक किया हुआ है। एडजस्टेबल जेनर का जो ट्रिगर है वो हमने यहाँ पर हैक करके उसी का रेजिस्टेंस है उसको उठा के इसको लगा लिया एडजस्टेबल, यानी कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को। एक बार और दिखाता हूं आपको। ये देखिए 33 वोल्ट तक ये पहुंच गई, यानी कि जो 12 वोल्ट वाला इसमें है ना वोल्टेज, वो हमारी 33 वोल्ट तक पहुंच गई। इसको हम ऑफ कर देते हैं और इस वाले वायर को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और जितना भी यहाँ पर अभी एसएमपीएस को मैंने ऑफ किया, ठीक है। अब ये देखिए शॉर्ट करके हम इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं और इसको फिर अब मैं लगा रहा हूँ, सभी वोल्टेज चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम 3.3 वोल्ट वाले पॉइंट में लगाएंगे, जो कि यहाँ पर है। इधर पे जोड़ लेता हूँ, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी जोड़ लो, जहाँ पर भी आपको उचित जगह लगे। अब इसको देखिए अभी ऑफ किया हुआ है, ऑन करता हूं तो वोल्टेज हमारी 2.9 आ रही है। अब जैसे कभी इसका उपयोग आप कहां पर कर सकते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आपके एसएमपीएस में वोल्टेज सभी के सभी बहुत कम आ रहे हैं, तो इसको लगाकर आप अपनी वोल्टेज फिक्स कर सकते हैं। तो इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 3.3 पे हम इसको फिक्स कर देंगे। सपोज लोड देने के बाद और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा के और फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है तो या फिर इसका आप दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, बट आपको कैपेसिटर्स यहाँ पर सब चेंज करने पड़ेंगे, इतना ध्यान रखना। और जो 3.3 वोल्ट वाला जो टर्मिनल है उसमें वोल्टेज बढ़ के कितनी दिखा रहा है, करीब करीब 10 वोल्ट तक पहुंच रहा है। अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया, फिर आपको दिखाता हूँ, ये करीब करीब 10 वोल्ट तक पहुंच चुका है। देखिए है ना, तो 10 वोल्ट तक पहुंच गया था ये देखो घुमा दिया मैंने, 9.5 10 वोल्ट तक उसने पहुंचा दिया था। तो 3 वोल्ट वाली जगह से 10 वोल्ट निकल रहा है। अब हमारे जो 22-23 वोल्ट वाला जो पॉइंट है उसमें से कितनी वोल्टेज आउटपुट हो रही है वो भी देख लेते हैं हम। पहले हम इसको ऑफ करके शॉर्ट करके सारी वोल्टेज को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। अब जो 22 वोल्ट वाला है वो है ये वाला, थर्ड वाला। ये 22 वोल्ट यहाँ से मिलता है हमें एसएमपीएस में। तो अब इसको नॉर्मली हम पहले ऑन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 20 वोल्ट नॉर्मली मिल रहा है। अब हम इसको बढ़ाते तो कितने वोल्ट तक पहुंचता है, 47 वोल्ट। आपने देखा होगा 47-48 वोल्ट तक वो पहुंच गया था। हमने कंटिन्यू इसको ऑन नहीं किया, वरना सारे कैपेसिटर्स हमारे फट जाएंगे, क्योंकि हर वोल्टेज यहाँ पर बूस्ट हो रही है। चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूं और यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट करके आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी को समझाता हूं। जो भी मुझे आता है वही समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी वोल्टेज बढ़ी कैसे, देखिए एसएमपीएस में यहाँ पर ये जो जेनर डायोड है, एडजस्टेबल जेनर है, यहाँ पर ये इसकी स्विचिंग के लिए इसमें लगा हुआ है। अब ये हमारा ये ऑप्टोकपलर है, ये आउटपुट और ये माफ करना, हमारा ऑप्टोकपलर जो है 2 पिन इसकी हमारी प्राइमरी सेक्शन के साथ जुड़ी होती है, 2 पिन हमारी सेकेंडरी सेक्शन के साथ जुड़ी होती है। सेकेंडरी सेक्शन जब ऑन, ये क्या है ना, ये पूरा एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं इस कंपोनेंट की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कोलैबोरेशन मान लीजिए ये करता है, यानी कि यहाँ पर अगर बिल्कुल स्थिति सही होगी तो ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर एक एलईडी होती है। एलईडी अगर ऑन होती है और वो एलईडी आईआर एलईडी होती है, ये कंपोनेंट जो है ना 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक फोटो ट्रांजिस्टर और एक आईआर एलईडी। इसके अंदर एक ऑप्टिकल सिग्नल के द्वारा यहाँ पर ये ऑन होता है। तो यहाँ पर इसमें ट्रांजिस्टर लगा होता है इसके अंदर। इस ट्रांजिस्टर का बेस अंदर होता है। इसमें वैसे तो ट्रांजिस्टर में 3 लेग होती है, लेकिन इसमें 2 इसलिए क्यों है, क्योंकि इसका जो बेस है वो अंदर है। और बेस की पिन पे ये दोनों जब यहाँ पर करंट मिलता है और इसके अंदर एक लाइट जलती है आईआर एलईडी, और जब इसकी बेस की पिन पे पड़ती है तो ये स्विचिंग करता है, और स्विचिंग करता है तो ये यहाँ पर आईसी को सिग्नल देता है, तब जाके मतलब मिलके काम करता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन इस कंपोनेंट के द्वारा। इसी कंपोनेंट के को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर TL431 लगाया हुआ है, और इसी को जो वोल्टेज है इससे मिलती है, यहीं से ट्रिगर करता है और यहाँ से इसको वोल्टेज मिलती है। अगर यहाँ पर वोल्टेज इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलती है तो यहाँ पर आईआर एलईडी है, कम या ज्यादा ग्लो होगा, और जब कम या ज्यादा ग्लो होगा तो इसके अंदर का जो ट्रांजिस्टर है वो भी अपने वोल्टेज को बढ़ाएगा घटाएगा, यानी कि ये जो सिग्नल है, वो जो ट्रांजिस्टर है वो सिग्नल इसको आईसी को देगा। तो आईसी उसी हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट, यानी
पूरा ये इस तरीके से सर्कल में काम कर रहा है। एक जो कंपोनेंट है उसके डिस्टर्ब हो जाने की वजह से यहाँ पर पूरा एसएमपीएस डिस्टर्ब हो जाता है, और इस डिस्टर्ब करने की जो प्रक्रिया है हम उसको हैकिंग करना बोलते हैं। यानी कि इसके द्वारा हमने इस कंपोनेंट को डिस्टर्ब किया, यानी कि इसको ट्रिगर किया और इसने इसको डिस्टर्ब किया, और इसने डिस्टर्ब किया तो इसने प्राइमरी सेक्शन को बोला कि आईसी को आउटपुट इसमें ज़्यादा करो। तो ऐसे करके यहाँ पर जैसे जैसे हम इसको डिस्टर्ब करेंगे वैसे वैसे इस कंपोनेंट के द्वारा यहाँ पर ये आईसी में सिग्नल जाएगा, और आईसी उसी हिसाब से आउटपुट में यहाँ पर वोल्टेज को ऊपर नीचे करती है। मेरे ख्याल से जो मैं समझा रहा था थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। हालांकि कुछ शब्द ऐसे थे जो मैं सही तरीके से जिनकी डेफिनेशन नहीं दे पाया, बट कुछ लोगों को सही तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ, इसका जो इस्तेमाल है आपने तभी करना है जब आपको इसकी उचित ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि आप इसको लगाकर बिल्कुल घुमा दे रहे हो। तो जितने भी कैपेसिटर्स हैं, क्योंकि ये कम वोल्ट के कैपेसिटर्स में लगे होते हैं, जितनी वोल्टेज में आउटपुट होनी है तो उसी हिसाब से कैपेसिटर्स लगे होते हैं। जैसे हम इसकी वोल्टेज को बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो कैपेसिटर्स हैं वो उतनी वोल्टेज सहन नहीं कर पाएंगे और एक एक करके फटने लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप ये काम कर रहे हैं तो सभी कैपेसिटर्स को यहाँ पर बढ़ा दें, यानी कि 100 वोल्ट के समथिंग के कैपेसिटर्स आप यहाँ पर इस्तेमाल करें, तब जाके ये काम आपने करना है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बताए थे उनका पालन कर लेना, वरना दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, ये सभी मॉडिफाई जरूर कर लेना। और इसमें जो फर्स्ट वाली पिन है उसी रेजिस्टेंस को देखना, और दूसरी वाली पिन पे जो रेजिस्टेंस है उनको भी छेड़ के होता है, बट उसमें नहीं करना, इसी में करना है आपने। ठीक है, चलिए, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और ऐसे वीडियो देखते रहना, कुछ नहीं आ सकते। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।